हेलो, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइज़र यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइज़र 009 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे वर्किंग वैराग्य की। शुरुआत वैराग्य से। वैराग्य, जी हाँ, हम वैराग्य की बात कर रहे हैं, परंतु उस वैराग्य की बात नहीं कर रहे हैं जो आप समझ रहे हैं। हम वर्किंग वैराग्य की बात करने जा रहे हैं। कुछ कहावतें हैं कि नारि मोई भई संपत्ति नासी, मूढ़ मुड़ाए हुए सन्यासी। या फिर जवानी में जो जोगी हो जाए उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, कारण जवानी का वैराग्य काफ़ी कमज़ोर होता है। लेकिन एक वैराग्य और होता है जिसे शमशान वैराग्य भी कहा जाता है, परंतु हमने जिस वैराग्य का पता लगाया है वह है वर्किंग वैराग्य। यह क्या होता है, यह कब आता है? आमतौर पर यह तब आता है जब हम किसी कार्य में फेल हो जाते हैं। तो जब हम उसे पुनः नहीं करना चाहते हैं, उससे भागते हैं, निराश हताश हो जाते हैं, तो इसे फेलियर वैराग्य या वर्किंग वैराग्य कहते हैं। जब हमें वर्क से वैराग्य हो जाता है, हम वर्क करने से संन्यास ले लेते हैं, हम अब वर्क नहीं करेंगे। सांसारिक वैराग्य आपने देखा ही होगा, लेकिन संसार में रहकर कोई भी संसार से विमुख कैसे हो सकता है? हो सकता है आपके पास तर्क हों, परंतु मैं मानता हूँ डेवलपमेंट विश्वास पर आधारित एक प्रक्रिया है जो अंधविश्वास का विरोध करती है। तो कोई वर्किंग वैराग्य कैसे ले सकता है? पार्टिकुलर वर्किंग वैराग्य मिल भी जाता है। जैसे कोरोना के दौरान मेरी पार्टिकुलर जॉब छूट गई, तो इसे तात्कालिक वैराग्य तो इसे तात्कालिक प्रभाव से वर्किंग वैराग्य मिल गया। या हमने जॉब छोड़ दी तो हमने तात्कालिक तौर पर वर्किंग वैराग्य ले लिया, या टेम्परेरी वैराग्य ले लिया। या फेल होने के कारण हम किसी कार्य में या किसी कार्य के प्रति इतना निराश हताश हो जाएं कि अब कार्य करना ही नहीं, तो यह हताशा या निराशा वर्किंग वैराग्य को परमानेंट कर देती है। ध्यान दें, आदमी की पहचान उसके कार्य से होती है, वर्क से होती है। 50% उससे पहचान होती है और 50% उसके कार्य से पहचान। यदि एक पहचान समाप्त हुई तो दूसरी पहचान को स्वतः समाप्त कर देती है। अर्थात यदि आप खत्म तो आपका कार्य खत्म, यदि आपका कार्य खत्म तो समझो आप भी धीरे धीरे खत्म। इसलिए ध्यान दें, वर्किंग वैराग्य आप ले ही नहीं सकते हैं। वर्किंग वैराग्य एक प्रकार की आत्महत्या है। लेकिन हम वर्किंग वैराग्य ले लेते हैं या मिल जाती है कब? जब हम फेल हो जाते हैं या फेल कर दिए जाते हैं, या फिर हमारे ट्रायल फेल हो जाते हैं। एक कारण यह भी होता है कि जब हम कोई भी कार्य असावधान होकर के जल्दबाजी में करते हैं तो भी वर्क में फेलियर के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कभी कभी दूसरे की गलती से भी फेलियर आ जाता है। वर्किंग वैराग्य धीरे धीरे कब आता है या परमानेंट कैसे हो जाता है? जब वर्किंग वैराग्य आ जाता है तो वर्किंग वैराग्य आना स्टार्ट हो जाता है। जब जब ध्यान दीजिएगा फिर से, जब लर्निंग वैराग्य आ जाता है तो वर्किंग वैराग्य आना स्टार्ट हो जाता है। और लर्निंग वैराग्य तब आता है जब रीडिंग, सर्चिंग व रिसर्चिंग वैराग्य आता है। अब रीडिंग, सर्चिंग, रिसर्चिंग वैराग्य कब आता है? जब इंटरेस्ट कम, धीमा या समाप्त हो जाता है। इंटरेस्ट कब धीमा या समाप्त होता है? जब लाइफ में फेलियर आता है, या जब लाइफ में इमोशनल भावात्मक फेलियर आता है तो वर्किंग वैराग्य आता है, जो धीरे धीरे वर्किंग वैराग्य लिविंग वैराग्य में बदल जाता है, जो आगे चलकर कभी कभी नफरत में एक्टिव हो जाता है। इसलिए वर्किंग वैराग्य सबसे गलत अवधारणा है, विशेषता है जिंदगी की, चाहे वह पर्सनल लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो, सोशल लाइफ हो या इकोनॉमिक या कॉमर्शियल लाइफ हो। अब वर्क में इंटरेस्ट बना रहे, वर्किंग वैराग्य न हो, इसके लिए कुछ प्रयत्न करने पड़ते हैं। कार्य में इंटरेस्ट खोजना होता है, पर्पज खोजना होता है, इम्पोर्टेंस खोजना होता है, उसे नॉलेज, स्किल, टैलेंट, एक्सपीरियंस के रूप में डेवलप करना होता है। मैं खुद को भी कार्य को भी
रिजल्ट को भी मस्ती की संभावनाएं तलाश करनी होती हैं। यदि वह कार्य इम्पोर्टेंट है आपकी ज़रूरतों के लिए, आपके सपनों के लिए या फिर आपकी महत्वाकांक्षा के लिए, वरना कार्य आपको छोड़ देगा। आप कार्य को पकड़िए वरना कार्य आपको छोड़ देगा। स्पेशल बात यह है कि जॉब, नौकरी, सर्विस पर भी यह बात पूरी तरह लागू होता है। यदि आप इस बात के लिए तैयार हैं कि जैसे ही आपको बेटर वर्किंग ऑप्शंस मिला आप वर्तमान वर्क को छोड़ देंगे, तो वैसे ही वो कार्य भी इस बात के लिए तैयार रहता है कि जैसे ही आपसे बेटर वर्कर ऑप्शंस मिला वह आपको छोड़ देगा, निकाल देगा। इसलिए एक दूसरे को जकड़ कर रखना है। यदि एक दूसरे को जकड़ कर रखना है तो एक दूसरे के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा कम करने लगो तो दोनों एक दूसरे को छोड़ देंगे, अर्थात कार्य वर्कर को छोड़ देगा, वर्कर कार्य को छोड़ देगा। अतः वर्किंग वैराग्य आपको न मिले दूसरे की तरफ से तो आपको दूसरे के लिए कुछ न कुछ एक्स्ट्रा करते रहना पड़ेगा और आपको खुद के द्वारा खुद से किए जाने वाले कार्य जो आप खुद के लिए कर रहे हैं उसमें खुद के द्वारा वैराग्य न हो तो आपको उसमें कुछ न कुछ पॉजिटिव खोजते रहना पड़ेगा, इंटरेस्टिंग खोजते रहना पड़ेगा, करते रहना पड़ेगा। अब इसी से मिलती जुलती एक अन्य चीज़ पर भी इसी संदर्भ में बात करते हैं, जो है वर्किंग विरक्ति। धीरे धीरे जब किसी भी कारण या कारणों से हमारा किसी कार्य में इंटरेस्ट कम होने लगता है तो इसे हम वर्किंग विरक्ति कहते हैं, जो आगे चलकर वर्किंग वैराग्य में कन्वर्ट हो जाती है। जब वर्किंग वैराग्य में कन्वर्ट हो जाता है, जब वर्किंग वैराग्य में कन्वर्ट हो जाता है तो व्यक्ति साधु या सन्यासी हो जाता है। इसलिए मैं बिजनेस एडवाइजर होने के नाते वर्किंग वैराग्य का विरोध करता हूँ, लेकिन साथ ही साथ वर्किंग व्यवस्था को भी अच्छा नहीं मानता हूँ, न तो लाइफ में, न जॉब में, न ही बिजनेस में। तो यह वर्किंग व्यवस्था क्या होती है? जब हम किसी कार्य को करने के लिए विवश हो जाते हैं या जब हम किसी वर्कर को रखने के लिए विवश हो जाते हैं, न चाहते हुए भी जब किसी कार्य को करने या किसी वर्कर को रखने के लिए विवश हो जाते हैं तो इसे वर्किंग व्यवस्था कहते हैं। ऐसा कई कारणों से होता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि बिजनेस एडवाइजर होने के नाते वर्किंग वैराग्य का विरोध करता हूं, इसलिए कि दोनों वर्कर और बिजनेस दोनों के लिए हानिकारक है। इसलिए कि यह वर्किंग वैराग्य वर्कर और बिजनेस दोनों के लिए घातक है, हानिकारक है और सबसे बड़ी बात यह प्रगति में बाधक है। अब इसका उल्टा होता है वर्किंग इंटरेस्ट। इसका मतलब होता है कि वर्क में रुचि, कार्य में आनंद या कार्य करने में आनंद आना। कार्य करने में आनंद आना यह कैसे संभव है, मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूँ। और वो उदाहरण के रूप में हम किसी अन्य को न चुन करके हम अपनी ही बात को कहता हूँ। अपनी बात के माध्यम से हम आपको इस संबंध में कुछ समझाना चाहता हूँ कि हमने अपने करियर की जब शुरुआत की तो कई सारे कमर्शियल एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन वह सभी अधिक सफल तय न कर सके। तो हमारे पास अब जॉब के अलावा और कोई भी विकल्प तात्कालिक तौर पर नहीं बचा था। तो उस समय मेरा इंटरेस्ट, सपना, लक्ष्य इकोनॉमिक रिसर्च के द्वारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना था, जिसमें मैं फेल हो चुका था। लेकिन न तो मैं इसे छोड़ना चाहता था, न ही इससे भटकना चाहता था। भले ही इसे हम अपना प्रोफेशन न बना सका, कम से कम शौक बनाकर तो जी सकता था। तो हमने अन्य सभी ऑप्शनों में टीचिंग लाइन को सेलेक्ट किया ताकि वैचारिक प्रगति जारी रह सके। लेकिन जो प्रधानाचार्य मिले वह प्रधानाचार्य के रूप में बेहद सख्त, वह टीचर को एक लेबर मजदूर मानने वाली मानसिकता वाले हार्ड वर्कर थे, पूरी तरह समर्पित वर्कर थे, कट्टर स्वामी भक्ति दिखाना चाहते थे। परिणाम आवश्यकता से अधिक डांटना, बेइज्जत करना, टीचर को बच्चों के सामने नौकरी से निकालने की धमकी देना आदि उनका स्वभाव था, बल्कि दैनिक दिनचर्या थी। लेकिन मेहनती थे, क्वालिटी ईमानदारी को समर्पित थे। लेकिन मोहल्ले की बात थी,
मेरे नाना के मकान में किराए पर रहते थे। हम उम्र थे, धीरे धीरे हमारे और प्रधानाचार्य के मध्य दोस्ती हो गई। मैं सीखने को समर्पित था, एक्सपेरिमेंट को समर्पित था, कुछ एक्स्ट्रा करने को उत्साहित था, लेकिन उन्होंने स्कूल के अंदर एक भय, टेंशन, अत्यधिक अनुशासन को स्थापित कर रखा था, जिस पर विरोध भी होता था। परिणाम, एक नहीं कई बार हमने इस जॉब को छोड़ा, परंतु हमारी मजबूरियां वहाँ पर वापस ले जाती थी। कभी कभी उनकी आवश्यकताएं मुझे बुलाती थी, कारण जो भी कार्य मिलता था हमें उस बारे में वो टेंशन फ्री हो जाते थे। कारण जो भी कार्य हमें मिलता था हमें उस बारे में वो टेंशन फ्री हो जाते थे, और कार्य सीखने की इच्छा के कारण उनके कार्य में भी मैं भरपूर सहयोग करता था। परिणाम, हमारा प्रधानाचार्य के साथ कई वर्षों तक कई वर्षों तक चला। फिर एक बार प्रबंधक से वेतन को लेकर बातचीत हो गई। मैं कहता था पैसे बढ़ाओ, उन्होंने बढ़ाने से इनकार कर दिया। यह एक मेन विवाद का जड़ होता है एक एम्प्लॉय और प्रबंधक के बीच में, खास करके लोअर और मिडिल क्लास में। तब प्रधानाचार्य के भी संबंध प्रबंधक से खराब होने लगे थे। उन्होंने भी कह दिया कि हमारा भी कोई भरोसा नहीं है, तुम अपना कोई ऑप्शंस तलाश कर लो। हमने ट्रायल किया, दूसरे विद्यालय में मुझे टीचिंग की जॉब मिल गई। यह स्कूल शहर के औसत मध्यम क्लास में अच्छे स्कूलों में शामिल था, परंतु उसी सत्र में एक गांव में उन्हें एक विद्यालय डालने का प्रपोजल मिला। तो विद्यालय डालने के लिए सबसे पहले आवश्यकता होती है प्रधानाचार्य की। उनके अपने स्टाफ में कोई भी शहर छोड़कर गांव जाने को तैयार नहीं था, वह भी नए विद्यालय की जिम्मेदारी लेकर। तब यह प्रस्ताव मेरे सामने आया तो मैं देख चुका था कि यहाँ का प्रधानाचार्य तो पहले वाले से भी डेंजरस है। कारण वो प्रबंधक के भाई थे, विद्यालय के पड़ोस में मकान था। तो मैंने सोचा कि जिम्मेदारी ले लो, कामयाब हो गए तो बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा और प्रधानाचार्य बनेंगे और इस टेंशन से भी मुक्ति मिल जाएगी। कहने का अर्थ यह है कि यदि जॉब में भी डेवलपमेंट करना है तो उसमें रिस्क लेनी पड़ेगी, क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी। क्वालिटी बढ़ाने से जब आप खुद में क्वालिटी बढ़ाएंगे तो एक कॉन्फिडेंस आएगा। जब कॉन्फिडेंस आएगा तो आप के अंदर रिस्क लेने की हिम्मत आएगी। जब आप के अंदर रिस्क लेने की हिम्मत आएगी तो आप रिस्क लेंगे। परिणाम, आपका अपना डेवलपमेंट होगा। रिस्क बहुत बार सफल भी हो जाएगी, हो सकता है असफल भी हो जाए, लेकिन ज़्यादातर सफल हो जाती है जब आप क्वालिटी बेस पर रिस्क लेते हैं तो। खैर, मुक्ति मिल जाएगी, वरना फिर से ट्राई करेंगे। कार्य, हिम्मत, साहस, व्यवस्था, प्रबंधन मैं सीख चुका था। परिणाम, हमने जिम्मेदारी ले ली। ट्रायल था, प्रबंधक भी अधिक पैसा इन्वेस्ट करने के मूड में नहीं थे। ट्रायल था, नए विद्यालय पढ़ रहा था, इसलिए वो भी अधिक पैसा लगाने के मूड में नहीं थे, लेकिन मेहनती जबरदस्त थे और डीलिंग लाजवाब। चाहे बच्चे के प्रति डीलिंग हो, चाहे अभिभावक के प्रति डीलिंग हो, चाहे एक भीड़ को इकट्ठा करने की क्वालिटी हो, एक स्पेशल चीज़ थी। लाजवाब, बेमिसाल थी। नए एरिया में पहली बार में उन्होंने अपने दम पर विद्यालय में इतनी स्ट्रेंथ कर दी थी कि विद्यालय के सभी खर्चे आराम से निकलने लगे। यह तो भूमिका थी। अब हम अपनी मूल बात पर आते हैं कि वर्क में इंटरेस्ट कैसे पैदा किया जाता है, उसका परिणाम क्या होता है। हम 3 लोग शहर से दिल्ली जाते थे ऐसे नए विद्यालय में पढ़ाने के लिए, जहाँ न तो ढंग की छाया थी, न बैठने का साधन, न लाइट, न पंखा। लोकल का चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी था। अब आप सोच सकते हैं कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी कि स्टाफ का भी वर्क और विद्यालय में इंटरेस्ट हो,
बच्चों का भी इंटरेस्ट हो, कस्टमर अर्थात अभिभावक का भी इंटरेस्ट हो और खुद का भी इस अजीब से माहौल में डिस्टर्ब न हो। कहने का मतलब कि पूरा 100% स्ट्रगल था, चैलेंज था और इसे कामयाब करने की सिवाय हमारे पास जॉब के रूप में और कोई भी विकल्प नहीं था। अर्थात आप जॉब में या बिजनेस में कामयाब तब होते हैं जब आपका जॉब या आपका बिजनेस ऑप्शंस लेस होता है। ध्यान दीजिएगा कि जब आप कामयाब बिजनेस या जॉब में तब होते हैं जब आपका बिजनेस या जॉब ऑप्शंस लेस होता है, तो कोई भी विकल्प नहीं था। परिणाम उन्हीं में क्वालिटी और इंटरेस्ट विकसित करने का प्रयास किया, व्यावहारिक सिद्धांतों को अपनाया, अपमान करना, धमकाना, कठोर अनुशासन जो मैं सीख कर आया था बिल्कुल भूल ही गया। परिणाम अगले साल की प्रगति ने प्रबंधक को जमीन खरीदने के लिए विवश कर दिया। तीसरे सत्र में विद्यालय अपनी बिल्डिंग में आ चुका था। अब साधन भी थे, संसाधन भी थे, स्टाफ भी था, बच्चे भी थे और सबसे बड़ी चीज़ इंटरेस्ट डेवलप हो चुका था। आपस में रिलेशन डेवलप हो चुका था। आप अपने एम्प्लॉय का अपमान मत करिए, उसे धमकाइए नहीं, उसे दूसरी चीज़ मतलब उसे नौकरी की निकालने की धमकी मत दीजिएगा। दूसरी चीज़, मस्ती के साथ खुद कार्य करिए और मस्ती में ही हार्ड वर्क करवा लीजिए, क्वालिटी सुधार लीजिए। परिणाम हमारे संबंध न केवल विद्यालय में बल्कि समाज में भी सहयोगियों के साथ विकसित होते गए। परिणाम जो एक समस्या थी, यदि उसे हल कर लोगे तो वह साधन बन जाएगी। परिणाम सहयोगी आर्थिक व्यक्तिगत कारणों से तो अलग होते थे, परंतु टेंशन के कारण नहीं। हम भी अलग हुए आर्थिक कारणों से, क्योंकि बिजनेस को चलाना और चीज़ है, बिजनेस में खर्चे इन्वेस्ट को निकालना और चीज़ है। और सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहता हूँ कि लोकल कथित बिजनेसमैन या मिडिल क्लास बिजनेसमैन ये सोचते हैं कि पैसे से बिजनेस चलता है। परिणाम ये बिजनेस में तो पैसा लगाते हैं, परंतु लेबर कार्यकर्ता वर्कर को परेशान करते हैं। उसे कम पैसे देना, वेतन न बढ़ाना, टाइम पर न देना, अतिरिक्त हेल्प न करना आदि इनकी आदत व कमर्शियल पॉलिसी होती है, जिसके कारण ये या इनका बिजनेस या तो फेल हो जाता है या एक सीमा तक प्रगति करने के बाद रुक जाता है। जबकि सच यह है कि बिजनेस पैसे और एम्प्लॉय के बैलेंस से टिकता है, प्रगति करता है, वह आसमान की बुलंदियों को छूता है। वह आसमान की बुलंदियों को छूता है। इस प्रकार से हम ये चाहेंगे, बल्कि ये कहेंगे कि यदि आपने अपने बिजनेस में इंटरेस्ट पैदा कर लिया है, नंबर एक पहली बात तो आती है कि टेंशन मत पैदा होने दीजिएगा, तनाव मत पैदा होने दीजिएगा, कार्य को बोझिल मत बनाइएगा, कार्य को इतना ओवरलोड भी मत करिएगा कि जिसके कारण टेंशन पैदा हो जाए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो कार्य में इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा, आपका भी और आपके एम्प्लॉय का भी। दूसरी चीज़ ये कि एम्प्लॉय के खर्चों को में कटौती करके न तो अपनी लागत निकालिए, न अपना प्रॉफिट जनरेट करिए, और ना ही अपनी रिस्क को कवर करिएगा। और यदि ऐसा ही है, यदि एम्प्लॉय के वेतन को कटौती करके ही बिजनेस चलते होते हैं तो कोई भी बिजनेस फेल ना होता। फिर बिजनेस पॉलिसी, फिर बिजनेस रिसर्च, फिर बिजनेस डेवलपमेंट, और सबसे बड़ी बात, फिर हम जैसे बिजनेस एडवाइज़र
बेकार हो जाते हैं, अनएम्प्लॉय हो जाते हैं। क्योंकि राम ने भी ये बात कही है, राम ने भी ये बात कही है कि यदि ऐसे ही जासूसी से, यदि गुप्तचरों से युद्ध जीते जाते होते तो फिर पुरुषार्थ बेकार था। तो फिर एक उद्यमी का जो पुरुषार्थ होता है वह बेकार जाता। इस कारण से ऐसा देखने में आता है, ऐसा व्यवहार में भी आता है कि जो टॉप बिजनेसमैन है वास्तव में बिजनेस की जो ट्रिक है, बिजनेस की जो चाल है, बिजनेस की जो क्वालिटी है, बिजनेस की जो विशेषताएं हैं, शायद उनका इस्तेमाल करना तो वही जानते हैं। इसलिए वो लोकल से ग्लोबल, उनको उनके बिजनेस को होते देर नहीं लगती है, और आज भी ग्लोबल से ग्लोबल पर ही टिके हुए हैं। ग्लोबल से लोकल में अपना विस्तार कर देते हैं, या लोकल से ग्लोबल में अपना विस्तार कर लेते हैं। इस कारण से इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है। चाहे आप एम्प्लॉय का इंटरेस्ट चाहे वेतन से पैदा करिएगा, चाहे अन्य सुविधाओं से पैदा करिएगा। यदि मजबूरी है वेतन बढ़ाने की, या मजबूरी है कि आर्थिक रूप में आप बेहतर फैसिलिटीज़ नहीं दे सकते हैं, तो कुछ अन्य तरीके हैं जिनसे आप एम्प्लॉय का आपके बिजनेस में, आपके कार्य में इंटरेस्ट बढ़ सकता है। क्योंकि एम्प्लॉय गया सब गया, एम्प्लॉय टिका हुआ है तो सब कुछ जाने के बाद में भी कुछ नहीं गया। कहने का अर्थ यह कि यदि आप बिजनेस में टिके हुए हैं, भले ही आपके पास से सारी कैपिटल चली जाए, सारा बिजनेस चला जाए, लेकिन यदि आप कायम हैं, आपका कॉन्फिडेंस कायम है, तो आप फिर से बाउंस बैक कर ले जाएंगे। लेकिन यदि आपकी हिम्मत टूट गई, यदि आप बिजनेस से हट गए, तो कितना भी आपके बिजनेस में साधन संसाधन हो, लेकिन वो सब डैमेज हो जाएगा, वो सब तहस नहस हो जाएगा। इसलिए बहुत सारी बातें हम कहे गए, हो सकता है कुछ बातें संक्षेप में कहें, उनको विस्तार से समझिएगा और ध्यान दीजिएगा, अमल में लाइएगा। फिर मिलेंगे कुछ अन्य बातों के साथ अगले भाग में। तब तक आपको मेरा सादर नमस्कार।